स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें पैटर्न 3 है। इस पैटर्न में मैं यूज करके मल्टीप्लायर यूज करके लैग्रांज के लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ाने वाले। ये रहा मेरा क्वेश्चन, दिस इनटू p प्लस दिस इनटू q इज इक्वल्स टू दिस। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि एग्जाम में लिखकर नहीं आएगा कि लैग्रांज का क्वेश्चन है, तो p को आप del z by del x है, q को del z by del y है, और बाकी सब आपका एज इट इज रिप्लेस करेंगे। अब उसके बाद तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ लीनियर है, क्या इसकी डिग्री 1 है, तो यस दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसके होल पावर में 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है, मतलब लीनियर पीडी है। अब इसके बाद इसका ऑर्डर देखिए, तो यही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसमें डेल का पावर 1 है, मतलब इसका ऑर्डर भी 1 है, मतलब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी लीनियर, और इसका ऑर्डर क्या है 1। पहली कंडीशन लैग्रांज की फुलफिल हो गई। दूसरा, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R की फॉर्म में हाँ है। तीसरी कंडीशन, जो स्मॉल p का कोफिशिएंट है कैपिटल P, क्या वो xyz का फंक्शन है, हाँ है। स्मॉल q का जो कोफिशिएंट है कैपिटल Q होता है, क्या वो xyz का फंक्शन है, हाँ है। और जो इक्वल्स टू लिखा हुआ है उसे हम r कहते हैं, क्या वो xyz का फंक्शन है, हाँ है। मतलब ये जो हमको दिया गया वो लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, इसको 1 डालेंगे और लिखेंगे इक्वेशन 1 जो है वो लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसको, इक्वेशन 1 को, किससे, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R। इससे आप कंपेयर करके कैपिटल P निकालिए, तो स्मॉल p का जो कोफिशिएंट है वो कैपिटल P, स्मॉल q का कोफिशिएंट कैपिटल Q और इक्वल्स टू जो है वो कैपिटल R। फिर लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे, dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल्स टू dz अपॉन R। अब p q r की वैल्यू रखिए और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये रफ वर्क था। dx अपॉन p क्या है आपका, z स्क्वायर माइनस 2yz और माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy अपॉन q की वैल्यू xy प्लस xz और dz अपॉन xy माइनस xz। ये आ गया, तीन फ्रैक्शन आ गए। अब इसमें दो फ्रैक्शन को आपस में क्या करना है, सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने इसमें पैटर्न 3 लिख दिया है। मैंने उसमें क्या सिखाया था, फर्स्ट सेकंड पैटर्न में कोई भी दो फ्रैक्शन को लीजिए और सॉल्यूशन निकालिए। तो फर्स्ट वाला जो पैटर्न कराई थी उसमें इजीली दो सॉल्यूशन आ जा रहा था। सेकंड पैटर्न में मैंने कराया था, एक सॉल्यूशन इजीली आ जा रहा था। सेकेंड सॉल्यूशन में हमको जो प्रीवियस में सॉल्यूशन आया था पहला, उसको हम यूज कर रहे थे, तब हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे थे दूसरा। अब इसमें मल्टीप्लायर यूज होगा, ऐसा लिखकर नहीं आएगा, वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट टू, लास्ट टू या फर्स्ट थर्ड को ले सकती हूँ। तो मैंने देखा फर्स्ट टू को लूं तो इतने सारे xyz है, dx के नीचे xyz तब आ जाएगा और dy के नीचे भी xyz, तो मेरे लिए मुश्किल होगा उसको सॉल्व करना। वैसे मैं अगर फर्स्ट थर्ड को लूं तो सिमिलर चीज आएगी। तो मैं देखती हूँ dy के नीचे और dz के नीचे आखिरी दो फ्रैक्शन को एक बार लेकर देखें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x कटेगा, y प्लस z आएगा और y माइनस z। तो ऊपर dy है और dz है और नीचे y प्लस z, y माइनस z आ रहा है, मतलब एक बार कोशिश किया जा सकता है। तो लास्ट टू फ्रैक्शन को आप क्या करिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या एक सॉल्यूशन निकाल पा रहे। तो टेकिंग लास्ट टू xy प्लस xz इज इक्वल्स टू dz अपॉन xy माइनस xz, x x कैंसिल, dy अपॉन y प्लस z और इज इक्वल्स टू dz अपॉन y माइनस z। ट्राई किया जा सकता है, वो इसलिए क्योंकि dy dz है और नीचे वेरिएबल yz है। तो आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होगा तो हम होमोजीनियस, ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, तो ये ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने का मेथड आपने लोग 12th में पढ़ा है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, फिर होमोजीनियस, फिर नॉन होमोजीनियस, फिर लीनियर, फिर बर्नौली, फिर एग्जैक्ट। तो पहले आप क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो y माइनस z का यहां इंटू हो रहा है
वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई और वाई डी जेड प्लस जेड डी जेड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। इसमें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि y है, वेरिएबल y है और dy है, आराम से हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2। इसमें भी कोई परेशानी नहीं, वेरिएबल z है और dz है, आराम से z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इन दोनों में प्रॉब्लम है, z के साथ dy है, यहाँ dy है तो y होना चाहिए, यहाँ dz है तो इसके बगल में क्या होना चाहिए, z। तो इन दोनों में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करिए, जिसमें प्रॉब्लम है उनको अगल बगल में ले जाइए, पास में ले जाइए, उसके राइट साइड में ले जाइए। तो y dy इज इक्वल्स टू y dz प्लस z dy प्लस z dz। अब देखिए y है और z का डेरिवेटिव है बगल में, यहां z लिखा है और बगल में y का डेरिवेटिव लिखा है, अपोजिट है, y के साथ z का डेरिवेटिव और z के साथ y का डेरिवेटिव है और इसके बीच में प्लस है, तो मैं इसको d ऑफ yz लिख रही हूं। क्यों? क्योंकि पता है मुझे d ऑफ yz मतलब एक बार y का होगा प्रोडक्ट रूल से, एक बार y एज इट इज z का डेरिवेटिव होगा, एक बार z एज इट इज y का डेरिवेटिव होगा। तो मैंने d ऑफ yz लिखा ताकि ये सब मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूं ताकि मैं उसको इंटीग्रेट कर सकूं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आता है तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। और यहां y dy, अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। तो जैसे यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो d हट जाएगा yz और प्लस z का इंटीग्रेशन क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2 और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो c1 मैंने ऐड किया। c1 की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ रहा है c1, तो c1 को मैं यहीं छोड़ दे रही हूं, c1 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बाई 2 आ रहा है, y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस yz माइनस z स्क्वायर बाई 2, ये हमारा c1 आ गया, इसको हम छोड़ देंगे, ये मेरा पहला सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे सेकंड सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। सेकंड सॉल्यूशन मैंने देख लिया, फर्स्ट सेकंड को लेने से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि बहुत सारे x y z आ रहे हैं, वैसे फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब कभी भी ऐसी स्थिति बनती है तो हम एक चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके लिए हम अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, लैग्रांज का मल्टीप्लायर यूज करते हुए हम एक चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब वो मल्टीप्लायर, यहीं पर आपको प्रॉब्लम आती है कि वो मल्टीप्लायर कैसे लिया जाता है, और मोस्ट ऑफ द केस में हम यहां पर जो मल्टीप्लायर यूज करते हैं उसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपको चौथा जो फ्रैक्शन है वो इंट्रोड्यूस करना है और ऐसा कि उसका डिनोमिनेटर क्या रहे, 0 रहे। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या मल्टीप्लायर यूज करूं कि चौथा फ्रैक्शन आ जाए और उसके डिनोमिनेटर में क्या चीज आ जाए, 0 आ जाए। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले dx अपॉन z स्क्वायर, तीनों जो फ्रैक्शन है उसे मैं उतार रही हूं, इज इक्वल्स टू dy अपॉन xy प्लस xz और dz अपॉन xy माइनस xz इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को आप ऐड करिए सबसे पहले, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा मल्टीप्लायर लेना है। तो z स्क्वायर माइनस 2yz माइनस, ये रफ में करिएगा, प्लस xy प्लस xz प्लस xy माइनस xz, डिनोमिनेटर ऐड करिए। अब यहां पर एक ये पहला टर्म देखिए, प्लस z स्क्वायर है, इसके साथ मत देखिए, प्लस z स्क्वायर है माइनस ये y स्क्वायर है, सॉरी यहां पर y स्क्वायर है और ये y स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखिए z स्क्वायर है, मुझे डिनोमिनेटर में इस पूरे को 0 बनाना है, मतलब इनको आपस में क्या करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए मुझे मल्टीप्लायर यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, यहां देखिए z स्क्वायर है, कहां पर z लिखा हुआ है ये देखिए, तो ये आखिरी ये वाला ही क्यों, ये वाला क्यों नहीं, क्योंकि ये प्लस में है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस। मुझे पता है प्लस माइनस कैंसिल होते हैं, तो यहां z स्क्वायर है, मैं यहां पर भी z स्क्वायर ले आती हूं, तो क्या हो जाएगा, z स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ जेड स्क्वायर लाने के लिए मैं इसमें क्या, ये वाले में, ये पूरे में, ये पूरा एक है, ये पूरा आपका एक है और ये पूरा एक है, ये पहले वाले फ्रैक्शन के नीचे का पार्ट है, ये दूसरे वाले और ये तीसरे वाले। तो मैं इसमें z का इंटू कर रही हूं, मल्टीप्लायर यूज करना है z का। क्यों? क्योंकि z स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए z का इंटू करके देखते हैं क्या आ क्या रहा है। तो z का इंटू करूंगी तो ये xyz हो जाएगा और इसमें z का इंटू करूंगी तो ये z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? नहीं, z स्क्वायर तो हो गया लेकिन सामने में क्या है? x है। तो क्या ये z स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा? नहीं। तो आप अब x ले आइए, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि x z स्क्वायर क्या हो जाए? कैंसिल। तो अब मैं x का इंटू करूंगी तो ये पूरा टर्म एक है तो पूरे में x का इंटू होगा, तो x का इंटू होगा तो ये x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? 2xyz और ये आपका क्या हो जाएगा? xy स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। हाँ, xz स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए यहां पर xy स्क्वायर बच रहा है, ये इसको भी जीरो करना है, एक टर्म तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर xy स्क्वायर है तो मैंने आखिरी में z का इंटू किया, शुरू में x का इंटू किया। अब वो मिडिल की बात होती है, मिडिल, इसका xy स्क्वायर बगल में xy लिखा दिख रहा है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां माइनस है और यहां पर प्लस है। तो इसको xy स्क्वायर बनाइए, y स्क्वायर बनाने के लिए इसमें y का इंटू कर दीजिए, एक में नहीं होगा दोनों में होगा, तो y स्क्वायर हो जाएगा और ये xyz। तो ये देखिए y का इंटू हुआ मिडिल में और ये xyz हो गया। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है? हाँ, xy स्क्वायर इसके साथ, xyz 2xyz के साथ और xz स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 0। इस तरीके से आप मल्टीप्लायर यूज करेंगे। बुक में डायरेक्टली लिखा हुआ है तो बुक में डायरेक्टली लिखा है तो आप डायरेक्ट कैसे यूज करेंगे? तो आपको ऐसे करके देखना है, डिनोमिनेटर को पहले वो करो ऐड। अब इधर देखिए मैंने क्या यूज किया, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में y, यहां पर x का मल्टीप्लायर किया इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में y और इसके डिनोमिनेटर में z। तो खाली x का नहीं, ऊपर भी x का इंटू होगा, नीचे भी x का, इसमें y का और इसमें z का अपॉन में z और ऐड करेंगे तो एक चौथा फ्रैक्शन यूज होगा। क्या यूज होगा? तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? जो मैंने आपको यहां पर बताया है इंटू करके, यूजिंग, आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग मल्टीप्लायर। क्या मल्टीप्लायर यूज करोगे? x, y, z। तो मैं इसको यहां ऊपर लिख दे रही हूं, यूजिंग मल्टीप्लायर x, y, z। और वो चौथा फ्रैक्शन कैसे इंट्रोड्यूस होगा? सुनिए, x बाई x का इंटू y बाई y का और z बाई z। तो चौथा फ्रैक्शन में x dx आएगा यहां पर और ऐड करना है, प्लस इसमें न्यूमरेटर में y का इंटू y dy और इसके न्यूमरेटर में z dz, वही इंटू डिनोमिनेटर में होगा तो इसमें x का इंटू होगा तो ये xz स्क्वायर माइनस 2xyz और माइनस xy स्क्वायर हो जाएगा। इसमें y का इंटू हो रहा है और ऐड हो रहा है, प्लस xy स्क्वायर प्लस xyz, इसमें z का इंटू हो रहा है और ऐड हो रहा है, xyz माइनस xz स्क्वायर, ये इसके साथ 2xyz इसके साथ और ये इसके साथ। तो कुल मिलाकर चौथा फ्रैक्शन क्या आया? x dx प्लस y dy प्लस z dz डिवाइडेड बाई 0। और ये आपका जो है पहला फ्रैक्शन, दूसरा फ्रैक्शन और तीसरा फ्रैक्शन, इसको आप एज इट इज क्या करेंगे? उतारेंगे, dz अपॉन xy माइनस xz। बाकी फ्रैक्शन को आप एज इट इज उतार दीजिए। ये आ गया चौथा फ्रैक्शन, आपने इंट्रोड्यूस कर लिया। अब चौथा फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बोला है चौथे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या लाना है? आपको 0 लाना है। जब आपका आ गया 0 और चारों फ्रैक्शन आ गए हैं तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट फोर्थ को लेना जरूरी है आपको। फोर्थ फ्रैक्शन जो आपने इंट्रोड्यूस किया उस फ्रैक्शन को आप यूज करेंगे। तो आप फर्स्ट फोर्थ लीजिए या सेकेंड फोर्थ लीजिए या थर्ड फोर्थ, सेम आंसर आएगा। क्यों सेम आंसर आएगा देखते हैं। तो फर्स्ट और
फोर्थ फ्रैक्शन को लेंगे तो वहां लिखेगा टेकिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, तो क्या हो जाएगा, मैं फर्स्ट और फोर्थ को ले रही हूं, आप सेकेंड फोर्थ भी ले सकते हो। जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स dx प्लस वाई dy प्लस z dz अपॉन 0। 0 का इस पूरे फ्रैक्शन में इंटू होगा तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। तो बचेगा क्या, x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल्स टू 0। वैसे सेकेंड फ्रैक्शन लोगे तो वो पूरा फ्रैक्शन में इंटू होगा 0 का और वो पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आपका ये बचा, अब इसको करिए इंटीग्रेट आराम से, इंटीग्रेशन लगाइए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल्स टू c2। ये आपका सेकेंड सॉल्यूशन आ गया। देन आप फाइनली क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या आएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आपको पता है इनमें फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल्स टू 0। तो फाई एज इट इज उतारेंगे, c1 की जगह वो वैल्यू लिखी हुई है, क्या है c1 आपका, y स्क्वायर बाई 2 माइनस yz माइनस z स्क्वायर बाई 2 कॉमा ये रहा आपका c2, क्या है x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस z स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल्स टू 0। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो मैं जो तरीके से आप लोग को लैग्रांज का भी मल्टीप्लायर वाला करा रही हूं, अगर हर एक लेक्चर को देखते हैं तो आपका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कोई भी बुक अगर आप रिफर करते हैं तो आपके बुक में डायरेक्ट मल्टीप्लायर यूज किया, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिसके हेल्प से आप मल्टीप्लायर खुद यूज कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ बुक से पढ़ेंगे तो आपको याद रखने जैसा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मल्टीप्लायर क्यों यूज किया है। आप वो क्वेश्चन बना लेंगे देखकर, लेकिन सेल्फ उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।